सिस्टम पर बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ में पूछेंगे कि संसद के अंदर अलग अलग मोशन क्या होता है, क्वेश्चन आवर से लेकर के अलग अलग जो प्रश्न आते हैं उस पर भी बात करेंगे। और हमारे पास ढेर सारे पिक्चर्स भी हैं जिससे आपको समझाएंगे। पार्लियामेंट्री मॉडल का क्वेश्चन है और इसके साथ में आपको ये बताएंगे कि एक दिन जो होता है पार्लियामेंट का, वो एक दिन में कब कब क्या होता है, किस टाइमिंग पर क्या होता है, ये भी आपको समझाएंगे। और पार्लियामेंट के अंदर जो आप बहस देखते हैं, गवर्नमेंट के बिजनेस देखते हैं, बजट पर आप बातचीत देखते हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ राज्यसभा का स्पेशल पावर आपको बताएंगे कि राज्यसभा किस मायने में स्पेशल पावर लेकर के वो साथ में काम करती है, किस किस बिल में राज्यसभा की शक्ति क्या है और लोकसभा की शक्ति क्या है, तमाम चीजों पर हमारी आज बातचीत होगी। इसके साथ साथ आपको ये एनालाइज बताएंगे कि सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं। और आपको उसके बाद जनरल पावर जो है राज्यसभा का, इस पर बात करेंगे। क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास जरूर से आज अच्छा लगेगा और इसका आप लाभ लेना चाहेंगे। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। पहले इंडियन पार्लियामेंट में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। आपको बताना है कि राज्यसभा, जिसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट पहले था, ये कब राज्यसभा इसका नाम हो गया, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट जो था इसका नाम कब राज्यसभा के रूप में इसे जाना जाने लगा। तो ये आपको बताना है इसका आंसर। तो चलिए आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। और इंडियन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और उस पर आप देखें तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आपको ये नजर आएगा कि कैसे ये काम करता है। तो आप देखें कि ये इसका एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। और उसके पहले आप ये जानिए कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का ओरिजिन अगर आप देखेंगे तो इसकी ओरिजिन कहाँ से आया, तो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम यानी कि ब्रिटिश से आया है। और ये एक प्रकार का लेजिस्लेचर है, मतलब ये कानून बनाने के लिए काम करता है। भारत में बाइकेमरल मतलब दो सदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में दो सदनीय व्यवस्था को स्थान दिया गया है। और ये दो सदनीय व्यवस्था में कौन कौन है, तो एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। ये लोकसभा जो है ये अकाउंटेबल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के सरकार बनता है। लेकिन सरकार जो है ये अकाउंटेबल होती है लोकसभा के प्रति। जो आपने आर्टिकल 75 के 3 में पहले पढ़ा है कि जो भारत की सरकार है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो डायरेक्टली लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल है, मतलब वो भंग हो जाता है तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अब आप देखें कि प्रधानमंत्री, इसको हम यहां से लेते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जिसमें कौन कौन है, तो प्रधानमंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। ये सब मिलाकर के कार्यपालिका का भी निर्माण हो जाता है। और इसी कार्यपालिका को क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। इसको बोला जाता है गवर्नमेंट। इसी कार्यपालिका को गवर्नमेंट कहा जाता है। ये जो गवर्नमेंट है इसके प्रधानमंत्री पीएम जो है, आप देखिए पीएम इसके हेड है, प्रधानमंत्री इसका हेड है। और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक राष्ट्रपति भी है और ये देश का हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का भारत भी एक राज्य है। जब पॉलिटिकल साइंस में राज्य की बात होती है, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है और बड़ा कर दे साइंस को, बोर्ड में क्लियरिटी नहीं है क्या, बताइए।
थोड़ा सा और साइज बड़ा करें। अगर क्लियर नहीं है तो पहले इसको इरेज कर देते हैं और इसको थोड़ा सा तो बड़ा कर देते हैं। अभी दिख रहा है क्या? अभी देखिए, तो ये आपको बता रहे थे कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसका जो ओरिजिन है, इसको वेस्टमिनिस्टर सिस्टम बोलते हैं, यानी कि ये ब्रिटिश मॉडल है। और इस ब्रिटिश मॉडल में इसका एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच बताया आपको, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एक इसमें राष्ट्रपति है, और यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा है। और ये जो लोकसभा और राज्यसभा है, ये देखिए बाइकेमरल लेजिस्लेचर है। बाइकेमरल का मतलब होता है कि दो सदनीय व्यवस्था है। ब्रिटिश सरकार के किस कानून में बाइकेमरल लाया गया था? कोई आंसर कर सकते हैं? ब्रिटिश सरकार के किस कानून में बाइकेमरल व्यवस्था को स्थान दिया गया था? बताइए। ठीक है, 1919 का कानून। ये जो 1919 का कानून था, इसको बाइकेमरल किया गया था। 1919 का जो कानून था, इसको बाइकेमरल रखा गया था उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कि दो सदनीय व्यवस्था होगी। तो दो सदनीय व्यवस्था है, यही लेजिस्लेचर है भारत का। और ये दो सदनीय व्यवस्था में लोकसभा जो है, इसके सरकार इसी के प्रति अकाउंटेबल होती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये अकाउंटेबल होती है लोकसभा के प्रति। और जो हमारा कार्यपालिका होता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका में प्रधानमंत्री भी आते हैं, कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होता है, ये सारे लोग आते हैं, जिसके हेड भी प्रधानमंत्री ही है। ये हमारा कार्यपालिका है और वो कार्यपालिका काम कर रहा है। अब इसमें जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा में आपकी वोटिंग कर रहे हैं ना, आप वोट कर रहे हैं, हाउस ऑफ द पीपल है। तो ये लोगों का सभा है। उसी प्रकार से राज्यसभा को अपर हाउस बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो स्टेट में, जो राज्य में विधानसभा के मेंबर चुन रहे हैं, उसमें उस विधानसभा के मेंबर का चुनाव जो है आपके द्वारा हो रहा है, और उनके वोट से बाइकेमरल लेजिस्लेचर में राज्यसभा के मेंबर का चुनाव हो रहा है 6 वर्षों के। तो ये राज्यसभा की हमने आपसे पूछा था पहला क्वेश्चन कि राज्यसभा जो नाम है, ये राज्यसभा का नाम कब आया? इसको पहले काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे, लेकिन आप याद रखिए कि 23 अगस्त जो है, 23 अगस्त
को 1954 ईस्वी में 23 अगस्त को 1954 में इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम घोषित किया गया राज्यसभा। तो ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार 3 अप्रैल 1952 को फर्स्ट टाइम 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट की पहली बैठक हुई। ये भी इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार बैठक हुई, मतलब गठन हुआ बोलेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन हुआ। और जिसकी बैठक जो थी ये 1952 की 13 मई को आयोजित की गई। मतलब पहला लाइन जो है इसमें लिखेंगे कि गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा, जिसको उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था, इसका गठन हुआ। और 13 मई 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट की पहली बैठक आयोजित की गई, फर्स्ट बैठक हुआ। और फिर आप जानते हैं कि जिसमें उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन, तो उनको मैंने पहला सभापति बनाया गया। और 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, राज्यसभा का नाम बदल करके इसको कर दिया गया मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदल करके कर दिया गया राज्यसभा। तो 3-4 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एक 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन हुआ, पहला चीज। दूसरा, इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को आयोजित हुई। और तीसरा, 23 अगस्त 1954 को आप देखें तो 23 अगस्त 1954 को इसका नाम बदल करके कर दिया गया राज्यसभा। ये चीज याद रखिएगा। और इसके पहले सभापति, जैसे राज्यसभा जो बनता है तो इसके जो पहले सभापति थे वो वाइस प्रेसिडेंट ही रहेंगे। तो पहला सभापति अगर पूछता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो पहले राधा कृष्णन का नाम होगा, क्योंकि पहले उपराष्ट्रपति थे वो। तो इसके सभापति को चेयरमैन बोला जाता है। इसके लिए चेयरमैन शब्द का प्रयोग होता है। अगर राज्यसभा के सभापति का पद खाली हो, ये अगर एब्सेंट है, तो क्वेश्चन पीटी में दिया जाता है कि अगर राज्यसभा के चेयरमैन एब्सेंट है तो इस पोस्ट को होल्ड कौन करेगा। तो आमतौर पर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि डिप्टी चेयरमैन करेंगे। जैसे लोकसभा का स्पीकर अगर एब्सेंट है तो वह डिप्टी स्पीकर होल्ड करेगा पोस्ट को। लेकिन अगर राज्यसभा का चेयरमैन एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन होल्ड नहीं करेगा पोस्ट को, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि द पर्सन हु विल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही विल बी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो इफ चेयरमैन absent from his chair, it means vice president is absent from his chair. So no deputy chairman can hold the post of chairman because deputy chairman should be वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट। अगर ये पहले उपराष्ट्रपति बनेगा तभी वो राज्यसभा के पद पर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या जो है ये 250 हो सकता है। दिस शुड बी द मैक्सिमम लिमिट ऑफ राज्यसभा, जिसमें 245 अभी वर्तमान में है। अभी 245 लोग हैं। इस 245 में 233 का चुनाव होता है
अलग अलग विधानसभा के द्वारा और 12 लोगों को भारत के राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर अनुच्छेद 80 के द्वारा बुद्धिजीवी लोगों को, अब यहाँ पर बुद्धिजीवी कौन है ये डिसाइड करेंगे प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि हु विल बी द इंटेलेक्चुअल क्लास इन द कंट्री, कौन इंटेलेक्चुअल कहा जाए ये वो डिसाइड करेंगे, दूसरा कोई डिसाइड नहीं करेगा। तो इसके लिए भी अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है तो उसमें आप लिखिएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आंसर शुड बी द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व बताएंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे पहला आंसर। और दूसरा कि इसमें भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। सिंगल जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो ये सब चीज पीटी में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, पहला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुरूप है, और दूसरा एकल हस्तांतरणीय पद्धति, हिंदी में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ये और इसके लिए मतलब केंद्र शासित प्रदेश से भी आएंगे तो इसका केंद्र शासित प्रदेश के लिए डिसाइड कौन करेगा तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि वहां के लिए कितना सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, वहां के लिए कितना सीट अलॉटमेंट किया जाएगा ये पार्लियामेंट करेगा। तो भारतीय संविधान में उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। मतलब कि आप देखिए जो इंडिया का पार्लियामेंट है इसमें राज्यसभा के लिए अगर हम लोग अमेरिका से तुलना करिए, चलिए आप अमेरिका में सभी राज्यों को उच्च सदन में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है प्रत्येक राज्य को, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उसको ज्यादा मिला है। यहां तो लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि मतलब जनसंख्या का प्रथम 50 लाख तक, मतलब किसी भी प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या का प्रथम 50 लाख तक प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 50 लाख अगर किसी राज्य की जनसंख्या 50 लाख तक है तो यहां बोला जा रहा है कि फर्स्ट 10-10 लाख के लिए मतलब यहां पर 5 मेंबर जाएंगे। 50 लाख अगर जनसंख्या है तो 5 मेंबर जाएंगे और उसके बाद 20 लाख पर एक मेंबर मिलेगा। अगर किसी राज्य की जनसंख्या 70 लाख है तो नियम के मुताबिक यहां पर पहला 50 लाख जो होगा वहां पर 10-10 लाख के लिए 5 लोग रहेंगे, और जो बाद वाला बढ़ रहा है संख्या उसमें जो 20 लाख आया उसके लिए +1 मैंने वहां से सीट की संख्या 6 होगा। ये अभी वर्तमान में 1971 के जनसंख्या पर आधारित है, ये भी ध्यान देंगे। 2026 ईस्वी तक नया सीट अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। 2026 तक नया सीट अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। तो चलिए आपको ये बताना है कि अमेरिका में प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में, वहां का जो हायर हाउस है सेनेट, इसमें भेजा जाता है। कितने प्रतिनिधि अमेरिका का जो हायर हाउस है वहां पर प्रत्येक राज्य से, जैसा हमने आपको बताया कि भारत में इक्वल नहीं रहा क्योंकि यहाँ राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है, लेकिन अमेरिका में हर राज्य को इक्वल मिला है स्टेटस। जितने राज्य हैं उसके बराबर संख्या में लोग जाएंगे। कोई आंसर करिए तब तक। तो अमेरिका में सही उत्तर 2, ठीक है। 2 मेंबर जो है वो अमेरिका में प्रत्येक राज्य से जाता है रिप्रेजेंटेटिव
हायर हाउस के लिए 2 मेंबर। तो ये भारत में ऐसा नहीं है। भारत में उत्तर प्रदेश की कितनी सीट है आप लोगों के अनुसार? यूपी की राज्यसभा में कितनी सीट है, कोई बताएंगे? उत्तर प्रदेश का कितना सीट है? उत्तर प्रदेश का 31 सीट है, 31 राज्यसभा में। यूपी का जाहिर सी चीज है, बड़ा राज्य है तो यहाँ की जनसंख्या भी ज्यादा है, तो 31 सीट यूपी, ये याद रखिएगा ना, उत्तर प्रदेश का। और बंगाल में तो चुनाव हो रहा है, राज्यसभा की कितनी सीट है बंगाल में? ये सब चीज कॉमन सेंस लगाना है। राज्यसभा की 10 सीटें बंगाल में। सारा राज्य मत याद कीजिए, लेकिन जो जो राज्य चर्चा में आ गया है उसका तो याद कर लेने से ठीक ही रहेगा आप लोगों के लिए। महाराष्ट्र भी अक्सर चर्चा में रहता है, तो महाराष्ट्र के लिए 19 सीट आपको रखना है दिमाग में। जो चर्चा में राज्य रहते हैं वो आपको रखना है दिमाग में। और आप झारखंड के लिए चलिए बता दीजिए, ये तो जानते ही होंगे, झारखंड में कितने सीट है राज्यसभा की? छह सीट। झारखंड में राज्यसभा के 6 सीट। तो अब आप ये देखें, ऐसे तो बहुत से राज्य है, बट एक कॉमन सेंस भी आप लगाएंगे। छत्तीसगढ़ में थोड़ा हम लोगों से छोटा है वो राज्य, तो 5 है, हम लोगों से थोड़ा छोटा है राज्य वो। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए आपको योग्यता आर्टिकल नंबर 84 में दिया हुआ है कि राज्यसभा का जो सदस्यता है उसके लिए आपकी योग्यता, कॉमन चीज है, आप जानते ही होंगे, 30 वर्ष मिनिमम होता है। और इसमें मनोनीत सदस्य जो हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक लाइन यहाँ पीटी में आ सकता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो पहला लिखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट होता है। दूसरा, क्या विधानसभा के मनोनीत सदस्य राज्यसभा के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं? आप जानते हैं जैसे झारखंड में विधानसभा का कुल 82 सीटें, जिसमें 81 चुने हुए हैं, और 2 सदस्य जो होता है वो कौन होता है? 2 नहीं, 1 सदस्य यहाँ पर कौन है? वो एंग्लो इंडियन मनोनीत है। क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा के चुनाव में जब एमएलए वोट करते हैं तो क्या वहां पर मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ये ध्यान रखिएगा कि एकल संक्रमणीय पद्धति से हो रहा है और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। आर्टिकल नंबर 80 के 4 में ये दिया हुआ है कि मनोनीत सदस्य जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ये जरूर याद रखिए, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर शुड नॉट बी पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। ये याद रखिएगा, पीटी में आपको दिक्कत हो जाएगा अगर उसमें टिक करने वाला आया कौन सा एक गलत है, तो याद रखिएगा कि राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जो एमएलए के द्वारा किया जाता है, वो एमएलए में नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं किसी भी राज्य के, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि का चुनाव संसद द्वारा पारित एक कानून से किया जाता है। यानी कि बाकी नियम तो आपको सारी चीजें पता है। किस किस संघ शासित क्षेत्र में, किस किस संघ वाला यूनियन टेरिटरी क्षेत्र में एक भी प्रतिनिधि राज्यसभा का नहीं है। देखिए पीटी के लिए क्वेश्चन आ जाता है,
किस किस संघ शासित क्षेत्र में, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी डज नॉट हैव एनी मेंबर ऑफ राज्यसभा, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं है। तो आप अगर आंसर जानते हैं तो बताइए ऐसे कौन कौन है। अंडमान निकोबार भी नहीं है, तो पहला आप लिखेंगे इसमें अंडमान निकोबार, ये याद रखिएगा। अंडमान निकोबार से कोई राज्यसभा का सदस्य नहीं है। दूसरा लक्षद्वीप, दूसरा लक्षद्वीप में भी नहीं है, लक्षद्वीप से में भी नहीं है। चंडीगढ़ में भी नहीं है, चंडीगढ़ से भी कोई भी राज्यसभा का मेंबर नहीं है। और जैसा आप जानते हैं कि अभी दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक साइड कर दिया गया है, तो यहां से भी नहीं है। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव इतने केंद्र शासित जो प्रदेश थे भारत के, इसमें से एक भी राज्यसभा का मेंबर नहीं है, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखेंगे कि राज्यसभा के जो मिटा देते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर हैं, आप जानते हैं कि उनका चुनाव 6 साल के लिए होता है। लेकिन अगर बीच में कोई व्यक्ति या तो रिजाइन कर देता है, त्यागपत्र दे देता है, या उसकी डेथ हो जाती है, या तो त्यागपत्र दे देता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में बाई इलेक्शन होता है, इस कंडीशन में बाई इलेक्शन होता है, उपचुनाव होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति 4 साल तक राज्यसभा का मेंबर रहा और फिर वो डेथ कर गया, तो जो चुनाव होगा और उस स्थान के लिए कोई चुनाव होगा, जिस सीट पर राज्यसभा का मेंबर डेथ कर गया या रिजाइन कर दिया, तो उस सीट पर जो चुनाव होगा उसमें जो जीतेगा वह रेस्ट पीरियड में ही, रेस्ट पीरियड के लिए रहेगा। मतलब ये व्यक्ति अब 6 साल के लिए नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, फिर पीटी में दिक्कत होगी। आप ये व्यक्ति 6 साल के लिए नहीं रहेगा, बल्कि जितना रेस्ट पीरियड बचा है, अगर वो 4 साल में डेथ कर गया, तो जो 2 साल बचा हुआ है, इस 2 साल के लिए ही वो रहेगा। तो जब लाइन आएगी ना, उसमें ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा को कोई मेंबर 5 वर्ष तक अपने पद पर बना हुआ है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो नया सदस्य जो उस स्थान पर चुन करके आएगा, उसकी कार्यकाल कितने दिनों की होगी? तो शेष बचे अवधि के लिए, यानी कि 1 साल के लिए होगी। वह अब लगातार 6 साल नहीं रह सकता, ये जरूर से ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 वर्षों के लिए चुना जाता, आप जानते हैं, लेकिन 1/3 सदस्य का कार्यकाल, 1/3 मेंबर का कार्यकाल प्रत्येक 2 साल के बाद समाप्त हो जाता है। ये हमने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था फॉर्मूला, कि राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, तो इसको भंग नहीं कर सकते। आज इसी को थोड़ा सा विस्तृत बता दे रहे ताकि कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटे और आपको याद भी रहे। तो जो राज्यसभा में ये सारे निर्णय राज्यसभा का सभापति लेंगे। आर्टिकल 89 में दिया हुआ है कि भारत का उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। यह अनुच्छेद 89 में दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है और अपने अंदर से ये उपसभापति का चुनाव करता है। तो इसके जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर से होते हैं। जो राज्यसभा का मेंबर है उसमें से किसी को डिप्टी चेयरमैन चुना जा सकता है। जो राज्यसभा के मेंबर है उसमें से किसी को चुना जा सकता है। और अगर सभापति या उपसभापति को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव विचार में है
तो फिर क्या वो उस पर्टिकुलर सेशन का क्या वो अध्यक्षता करेंगे जिस राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को हटाने का अगर निर्णय लिया गया है तो क्या इसकी अध्यक्षता करेंगे? तो आंसर लिखेंगे नहीं करेंगे। अगर राज्यसभा के उपसभापति या राज्यसभा के सभापति को हटाने का निर्णय लिया जा रहा है तो इसकी अध्यक्षता वो दोनों में से कोई भी नहीं करेंगे। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या होता है अभी बताए भी थे, लेकिन लगता है कि आप थोड़ा देर से ज्वाइन किए हैं क्लास। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है कि द पर्सन हु विल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही विल बी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। So, chairman is not from the Rajya Sabha. Chairman is the vice president of India. So, if chairman absent, it means this post is completely vacant. So, no deputy chairman can hold the post of chairman. आपको वाइस प्रेसिडेंट ही बनना होगा इसके पद को संभालने के लिए, यानी कि ये पद ही सभापति है। So post of vice president is a chairman of राज्यसभा, ex officio chairman, पदेन सभापति। जो व्यक्ति इस पद में होगा वही चेयरमैन होगा, नहीं तो ये चेयरमैन का पोस्ट खाली है, ये इसका मतलब। तो राज्यसभा का सभापति पदेन अध्यक्ष होता है। आर्टिकल 92 में बताया गया है कि अगर चेयरमैन को या डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए कोई संकल्प लाया जाता है तो ये संकल्प को लाने के समय ये लोग अध्यक्षता नहीं कर सकते। आप अपनी ऊपर जो क्लेम लगाया गया है उसको आप सुन सकते हैं, लेकिन आप अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको बनाने की कोशिश करना है। अब उपराष्ट्रपति और उपसभापति का पद अगर रिक्त हो गया तो फिर सभापति का काम कौन करेगा? चलिए क्वेश्चन आ गया। अगर उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है और डिप्टी चेयरमैन का पद भी रिक्त है, देन हु विल प्रिसाइड द राज्यसभा? पीटी के लिए क्वेश्चन है। अगर उपसभापति, दोनों, सभापति मतलब वाइस प्रेसिडेंट, उपसभापति मतलब राज्यसभा के ही अंदर से चुना गया, अगर दोनों पद रिक्त हैं तो कौन करेगा? कौन करेगा? प्रिसाइड कौन करेगा? बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर लिखेंगे जिसे राष्ट्रपति ने मनोनीत किया हो। अगर ये दोनों पद खाली है तो राष्ट्रपति जिस राज्यसभा के मेंबर को राष्ट्रपति बोलेंगे वही उस पद में रहेगा। ये आर्टिकल 91 में दिया हुआ है। वही उस पद में रहेगा जिस पद के लिए राष्ट्रपति उसको बोलेंगे। ये ध्यान रखना है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का 5 वर्ष का होता है, ये आप जानते हैं ना। अभी एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दे। कार्यकाल, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दे। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, कितने वर्ष का होता है? टू व्हाट पीरियड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन होल्ड हिज ऑफिस? बोलिए। राज्यसभा के सभापति का, और ये उत्तर सही लिखा उन्होंने, 5 साल का होता है, ये सही लिखा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का है, लेकिन राज्यपाल
लेकिन राज्यसभा के जो सभापति हैं वो 5 ही साल के लिए रहेंगे, क्योंकि वो तो उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन इसका जो डिप्टी चेयरमैन होगा वो 6 साल के लिए रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन 6 वर्षों के लिए होगा, क्योंकि वो राज्यसभा का एक मेंबर है और इसका जो मेंबर होगा वो 6 वर्षों के लिए रहता है। ये भी याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तो उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा और सभापति उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जब रिजाइन कर रहा है तो चेयरमैन प्रेसिडेंट को भेजेगा, ये भी याद रखिएगा। लेकिन डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन को भेजेगा। डिप्टी चेयरमैन जो है उपसभापति, ये इनको अपना त्यागपत्र देगा और ये अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को देगा। उपराष्ट्रपति है ना, तो प्रेसिडेंट को देगा। अब राज्यसभा में एक इंपॉर्टेंट पदाधिकारी है, उसका नाम है महासचिव, सेक्रेटरी जनरल। ये सदन के सभी सदस्य का सलाहकार है और ये परमानेंट होता है। मतलब इसका जो सेक्रेटरी जनरल होगा राज्यसभा का, ये सदन का एक सलाहकार है, महासचिव, राज्यसभा का महासचिव, और ये पद परमानेंट हो गया, ये नौकरी हो गया, ये इसके मेंबर से चुना नहीं जा रहा। ये पोस्ट जो है ये परमानेंट पोस्ट है। अब बात करते हैं कि राज्यसभा के इंपॉर्टेंट चीजें कि राज्यसभा की क्या शक्ति है, और इसके शक्ति के लिए आपको कई चीज यहाँ पर हमने पहले से निकाल के रखा है। राज्यसभा के कुछ स्पेशल पावर को देखते हैं कि कौन कौन सा पावर राज्यसभा का स्पेशल पावर है। राज्यसभा की विशेष शक्ति, आर्टिकल 249, 312, 354, 356, 360। It can shift an item of the state list to the union or concurrent list. राज्य के लिस्ट में जो नाम दिया हुआ है जिस विषय से संबंधित कानून बनाने का, इसको आर्टिकल 249 के द्वारा इसको या तो समवर्ती सूची में, जिसमें दोनों बना सकता है कानून, केंद्र और राज्य, या सीधा केंद्र के सूची में डाला जा सकता है। आर्टिकल 312 जिसमें ये एक ऑल इंडिया सर्विस, यूपीएससी जैसा, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जैसा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जैसा, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस, बहुत सी स्टैटिस्टिकल सर्विस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ऐसी कोई नौकरी की क्रिएशन कर सकता है, ये राज्यसभा को सकती है। और 354 या 356 का प्रयोग इमरजेंसी के दौरान एक्सटेंट जो होगा तो इसमें उसका प्रयोग किया जाएगा। ये रेवेन्यू से संबंधित है, ये राज्य में राष्ट्रपति शासन है, और ये वित्तीय आपातकाल है जो भारत में इन दिनों चर्चा हो रही है कि क्या भारत में आपातकाल लग जाएगा 360, अभी तक नहीं लगा है। और अगर 360 लग जाएगा तो आपके बैंक में जमा किए गए डिपॉजिट सरकार सीज कर लेगी। आपके जो गोल्ड जमा है बैंक में वो सीज हो जाएगा, सरकारी कर्मचारियों की वेतन कट हो जाएगी। 360 के लिए जनहित याचिका भी दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और 360 का डिमांड है कि ये 360 अगर लगता है तो एक प्रकार से वित्तीय आपातकाल जिसको बोलेंगे, अभी तक नहीं लगा है लेकिन लग सकता है भारत में। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर हटाना है तो इट कैन बी रिमूव फ्रॉम, इनिशिएटिव इज टेकन फ्रॉम राज्यसभा ओनली, इसको राज्यसभा से शुरू करेंगे, ये ध्यान रखिए।
तो राज्यसभा का विघटन तो नहीं होता है ना, और उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो विधि निर्माण करने में संविधान के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा को शक्ति दी गई है, बहुत सी शक्ति है। अगर साधारण विधेयक की बात की जाए तो दोनों विधेयक हम एक और यहां से लेते हैं आपके लिए, और इसको ले लेते हैं, इस लाइन को। फाइनेंशियल मैटर में क्या शक्ति है? मनी बिल, द पावर ऑफ राज्यसभा इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ए बिल इज लिमिटेड। मनी बिल में तो इसकी लिमिटेड पावर है, 14 दिन से ज्यादा ये इस बिल को नहीं रोक सकता, 14 डेज से ज्यादा इस बिल को नहीं रोक सकता राज्यसभा। राज्यसभा को 14 दिन में बिल पास करना है। मनी बिल में पूरी ताकत लोकसभा के पास है, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करता है कि वो धन विधेयक है कि नहीं है। और फाइनेंशियल बिल में क्या है? तो राज्यसभा हैज पावर टू रिजेक्ट और अमेंड फाइनेंशियल बिल लाइक एनी अदर बिल। देखिए, वित्त विधेयक और मनी बिल में अंतर। मनी बिल संविधान का अनुच्छेद 110 में और वित्तीय विधेयक 117 में। इफ अ बिल इज ए मनी बिल, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा decides about the bill, it is a money bill, then limited power is given to Rajya Sabha. But if a bill is not a money bill, it is a financial bill, it again depends upon the will of Lok Sabha speaker. Then Rajya Sabha has power to reject the bill. So it means financial bill is one kind of simple bill, but money bill is not a simple bill. And the budget of the government is laid every year before Rajya Sabha, also its member, to discuss about the budget. बजट भी राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तो बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं कि जो विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया है या दोनों सदन में विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के बारे में असहमत है, जिस तिथि को विधेयक दूसरे सदन द्वारा प्राप्त किया जाता है उस तिथि के बाद पारित किए जाने वाले 6 माह से अधिक का समय बीत गया तो मान लिया जाएगा कि वो एक्सेप्टेड है। लोकसभा से जो बिल पास हो रहा है, लोकसभा से जो बिल पास हो रहा है और राज्यसभा कुछ और आप ताकत देख लें फिर आगे बढ़ाएंगे। कंसिडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू मनी बिल। यहां पर राज्यसभा को एक शक्ति मिला है कि वह अमेंडमेंट कर सकता है, मतलब मानना नहीं मानना लोकसभा के ऊपर, लेकिन बता सकता है कि इसमें ये सजेशन हमारा है। और जो संविधान का संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो है, इसमें इसकी अप्रूवल जरूरी हो जाती है। इसी प्रकार से exercise control over the executive by asking questions, introducing motions and resolutions. निंदा प्रस्ताव, कार्यपालिका पर कौन नियंत्रण कर रहा है, विशेषाधिकार का हनन हो रहा है, उस पर भी राज्यसभा बिल ला सकती है। और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को हटाने में उसकी भूमिका होती है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को हटाने में होती है, और वाइस प्रेसिडेंट में तो इसके पास में पूरी ताकत है।
और सब कुछ कानून बनाने के लिए राज्य को बोलता है। इसके अलावा अगर ज्वाइंट सेशन होता है जिसमें तो लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्ति करेंगे, लेकिन आर्टिकल 108 में जो ज्वाइंट सेशन दिया हुआ है इसमें बताया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष इसकी सेशन की प्रिसाइड करेंगे, राष्ट्रपति दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा और जो अंतिम निर्णय बहुमत में बोलेगा वही होगा। पहली बार ज्वाइंट सेशन दहेज निरोधक अधिनियम में हुआ था, ये लिख लीजिए 1960-61 का जो कानून आया था, फर्स्ट टाइम जो ज्वाइंट सेशन हुआ था वो दहेज निरोधक अधिनियम में हुआ था 1961 में, और दूसरी बार 1977 में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल में हुआ। 1977 में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल को लेकर की हुआ था, जो 1977-78 में हुआ था, और तीसरी बार कोटा के संदर्भ में हुआ था 2002 में। ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति बुलाएंगे, ऑब्वियस है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सजेशन पर बुलाएंगे तभी ये होगा। और ब्रिटेन से हम लोग तुलना अगर करें तो भारत में थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि लॉर्ड सभा जो वहां का है, कॉमन सभा अगर पारित कर दिया तो 1 वर्ष तक ही उसको रोक सकता है कोई कानून को, लेकिन भारत में रिजेक्ट करने का अधिकार है। तो अमेरिका में तो क्या है कि कोई बिल में अगर कंट्रोवर्सी हो जाता है तो दोनों सदन का इक्वल मेंबर को मिलाकर के कमेटी बना दी जाती है और वो कमेटी तय कर लेता है कि इस बिल में क्या होगा। भारत में वो चीज नहीं रखा गया। भारत में कुछ जगह पर राज्यसभा की पूरी शक्ति दी गई है और कुछ जगह पर दिया गया है कि अगर वो चाहे तो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अब देखिए 1978 में जनता पार्टी के शासन था और मोरारजी देसाई का पुत्र थे कांति देसाई, तो उसके संबंध में बहुत सी जानकारी थी, लेकिन राज्यसभा ने उसमें ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया और उस पर चर्चा हुई। तो देखिए ये एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रधानमंत्री का बेटा बेटी अगर कुछ गलत कर रहा है और लोकसभा में चर्चा नहीं हो रही है तो राज्यसभा में चर्चा की जा सकती है। उसमें कॉल अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं कि देखिए इस मुद्दे पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना। तो 1978 में ऐसी घटना हो चुकी है कि मोरारजी देसाई का बेटा कांति देसाई के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो राज्यसभा में चर्चा भारत में शुरू हो गया, जो बाकी देशों में नहीं होता है इतना आसानी से। इसलिए सरकार को हटाती नहीं है राज्यसभा, लेकिन यहां क्वेश्चन पूछ करके बिल ला करके आधे घंटे का चर्चा 1 घंटे का चर्चा करके लोकसभा के ऊपर जो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट, उसकी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो राज्यसभा की यहां पर शक्ति अगर आप बोलेंगे भारत में तो हमें लगता है कि थोड़ा ज्यादा है। और वित्तीय शक्ति तो जैसा आपको बताया कि 14 दिनों के अंदर लोकसभा का धन विधेयक को पारित कर देना है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक जो होता है इसमें इसकी ताकत होती है कि जो प्रीवी पर्स की समाप्ति विधेयक था, राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो प्रीवी पर्स कानून जो बना था जिसमें संविधान संशोधन हुआ था, तो उसको राज्यसभा ने रिजेक्ट किया। बाद में उसमें जो अमेंडमेंट राज्यसभा भेजा था, लोकसभा ने उस सारे अमेंडमेंट को मान लिया और मानने के बाद फिर उसको एक्सेप्ट किया 1978 में। इसी प्रकार से 1989 में 64 और 65 संविधान संशोधन जो था उसको राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया था। तो राज्यसभा का
संशोधन विधेयक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक अभी तक क्या राज्यसभा से कभी इंट्रोड्यूस हुआ है? संविधान संशोधन विधेयक क्या राज्यसभा से कभी इंट्रोड्यूस हुआ है? एक बार ऐसा हुआ है 1975 में। 1975 में जो 41st अमेंडमेंट बिल था, जिसमें कि राष्ट्रपति 41st अमेंडमेंट बिल 1975 इसकी शुरुआत राज्यसभा से हुई थी। पीटी में आ सकता है कि एक बार ऐसा मौका जिसमें संविधान संशोधन की बिल की शुरुआत राज्यसभा से हुई हो, ऐसे तो आमतौर पर लोकसभा से होता है। तो ऐसा 41st अमेंडमेंट 1975 में हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल ये सभी लोगों को दीवानी और फौजदारी मुकदमे में छूट देने का प्रावधान था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण लोगों को किसी भी मुकदमे से आजीवन छूट देना। हालांकि लोकपाल आने के बाद ये चीज खत्म हो गया। लोकपाल जो आया उसमें ये चीजों को समाप्त कर दिया गया है। और आपातकाल में भी शक्ति बराबर की है, आप लोग जानते होंगे। इसी प्रकार से विशेष शक्ति 249 में आपको बताए थे, 312 में बताए थे राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में। तो ये अगर आप लोगों का क्लियर हुआ होगा, हमें लगता है राज्यसभा से संबंधित। अब दूसरी चीजों पे थोड़ा सा चलते हैं। पार्लियामेंट में ये आमतौर पर पार्लियामेंट का जो काम होता है 11 बजे शुरू हो जाता है। तो 11 से 12 बजे के बीच को ये जो आपको स्लॉट दिख रहा है, ये प्रश्नकाल का है। इस समय में क्वेश्चन पूछने का अधिकार होता है 1 घंटे। ये हालांकि पहले से डिसाइडेड होता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 12 बजे से 1 बजे तक ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, भी ध्यान दीजिए। 12 बजे से 1 बजे तक 0 आवर, ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मीडिया ने धीरे धीरे इसका नाम 0 आवर कर दिया, क्योंकि 12 से 1 बजे दोपहर के समय में जनरली वैसे मुद्दे को उठाया जाता है जो समाज और देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीडिया ने इसको 0 आवर कर दिया और ये जनता के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है टू रिप्रेजेंट द पीपल। पहला घंटा जो है, इट कीप्स द गवर्नमेंट इन द चेक एंड रिप्रेजेंट द पीपल, मतलब सरकार के ऊपर एक दबाव है कि जनता से जुड़ा प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा। उसके बाद 1 से 2 बजे लंच टाइमिंग है पार्लियामेंट के अंदर। और फिर गवर्नमेंट का बिजनेस और जो लेजिस्लेटिव काम है, ये 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक, 3 बजे से 4 बजे तक खास तौर पर होता है। राज्यसभा 5 बजे तक में अपना काम समाप्त कर देती है, अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से संबंधित कोई बहस नहीं हो। मतलब ऐसे भी नो कॉन्फिडेंस में लाने का कोई मतलब नहीं है, उसके लिए लोकसभा चाहिए। लोकसभा में मिनिमम 6 बजे तक काम होता है, राज्यसभा में 5 बजे तक होता है। और ये पीरियड, ये 3 बजे वाला, जब कानून पास होगा और बजट पास होगा, जब कानून पास होगा और बजट पास होगा, तो उस समय में ये 3 बजे वाला पीरियड होता है। इसी चीज को आप दूसरे रूप में भी देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछना, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाना, ये सारी चीजें यहां पर 11 से 12 के बीच में होगा। और 12 बजे की जो टाइमिंग होती है,
यहाँ पर 0 आवर वाले क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर 20 स्टार क्वेश्चन और 155 अनस्टार क्वेश्चंस हो सकता है। 20 तारांकित प्रश्न हो सकते हैं और 155 अतारांकित प्रश्न हो सकते हैं आमतौर पर। ऐसे में और सेकेंड हाफ देख लीजिए, यहां से जो शुरू हो रहा है सेकेंड हाफ, इसमें फ्राइडे को लास्ट 2.5 घंटा ये रिजर्व होता है प्राइवेट मेंबर के लिए, मतलब जो दूसरे विधायक, मतलब गवर्नमेंट को छोड़ करके जो मंत्री, जो एमपी है, जो लोग, इसको प्राइवेट मेंबर बोला जाता है। फ्राइडे को अंतिम 2.5 घंटा जो होता है वो प्राइवेट मेंबर के लिए होता है। फ्राइडे के दिन 3 बजे से 4 बजे के बीच कभी कभी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, जिसको आधा घंटा का चर्चा बोलते हैं, जिसको बोला जाता है हाफ एन आवर डिस्कशन। तो ऐसी कई चीजें हैं और जो संसद में काम होती हैं अलग अलग देश में, जो आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अभी आज इतना ही बताते हैं, फिर आगे अगली क्लास में संसद से जुड़ी हुई अन्य चीजों को बताएंगे। लोकसभा में कुछ विशेष चीजें और बहुत से पार्लियामेंट्री डिस्कशन है। 1 घंटे की चर्चा, 2 घंटे की चर्चा, 3 घंटे की चर्चा, आधा घंटे की चर्चा, गिलोटिन, ऐसे बहुत साइन डाइन, इस प्रकार के बहुत से टर्म है जो पीटी परीक्षा में आते हैं। तो इस पर कल की जो क्लास होगी अलग अलग सभी टर्मिनोलॉजी पर होगी, जो आपको बताएंगे, और लोकसभा की भी संरचना से बात करेंगे। इसमें भी अलग अलग आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, सेशन क्या होता है, कब संशोधन कब कब किया गया, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। अभी कंटिन्यू रहेगा आप लोगों का दूसरा क्लास। थैंक यू।